हेलो एंड वेलकम बैक टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला पेपर जरूर सॉल्व किया होगा। अगर नहीं पेपर सॉल्व किया हो तो आप उस पेपर को जरूर अटेम्प्ट करें, ताकि जब मैं आपको इस दोनों पेपर के एनालिसिस बताऊंगा या फिर कंपैरिजन करूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आए। तो चलिए आज का पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पेपर नंबर 46 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नॉर्मल इनइक्वालिटी का सवाल है। तो आइए देखते हैं उसे। उन्होंने दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन टू एंड इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। तो क्या करते हैं हम लोग, दो केस लेके चलेंगे। पहला केस ले लेते हैं, माइनस थ्री इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है इसका डी नेगेटिव है ना, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स माइनस टू। सारे टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू लेमडा माइनस थ्री, और इधर से ये जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड पैराबोला है ना, और दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका डी कैसा होना चाहिए, डी शुड बी लेस देन जीरो। तो अगर मैं डी लेस देन जीरो करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, लेमडा माइनस थ्री का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन शुड बी लेस देन जीरो। तो आइए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं। तो ये बन जाएगा लेमडा प्लस वन इंटू लेमडा माइनस सेवन शुड बी लेस देन जीरो। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस सेवन। ठीक है, एक रेंज आ गया। दूसरा कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड बी लेस देन टू। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और अरेंज कर दूं सारे टर्म्स को तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू लेमडा प्लस टू प्लस फोर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। क्या यह भी एक अपवर्ड पैराबोला है? ठीक, और ये पैराबोला दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका भी डी कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो डी जब मैंने लेस देन जीरो किया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन शुड बी लेस देन जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टराइज होके लेमडा माइनस टू इंटू लेमडा प्लस सिक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ से लेमडा की रेंज क्या आ गई, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस सिक्स टू टू, है ना। तो फाइनली हम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस वन टू टू। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एपी जीपी का सवाल है, एपी का सवाल है और उसको जीपी के साथ कंबाइन किया गया है। बोला गया है थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद बोला गया ए प्लस बी प्लस सी का सम है 70। तो तीन टर्म्स मान लेते हैं एपी के, ए आर और ए आर स्क्वायर, है ना। और इसका सम क्या दे रखा है, ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70। तो हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद क्या बोला गया, 4a 5b एंड 4c आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या ट्वाइस ऑफ 5b मतलब 10b किसके इक्वल हो जाएगा, 4a प्लस 4c। तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 4c। क्या दूसरा इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आया। अब मुझे पूछा गया है मॉड ऑफ c माइनस a की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखें, क्या मैंने b को ar माना हुआ है और c को ar स्क्वायर माना हुआ है। तो अब मैं दोनों को सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, b की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा। b की वैल्यू है ए आर इंटू फोर कॉमन
ए की वैल्यू तो ए ही है और सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या ए कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यहाँ मैं कैंसिल कर लेता हूँ इसको भी। तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू, एक तो हमारा 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा 1/2। तो क्या दो r की वैल्यूज है ना, ऐसा कुछ कंडीशन भी नहीं है, मतलब हमें दो केस लेने पड़ेंगे। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 2। जब r हमारा 2 रहेगा तो क्या यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा a कॉमन 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 70, है ना। तो r को जब मैंने 2 रखा तो ये बन जाएगा 4 2 6 7, तो a कितना आ गया, a 10 आ गया। अगर r 2 है तो a 10 आया, तो b कितना आ जाएगा, a r मतलब 20, और c कितना हो जाएगा, a r स्क्वायर मतलब 40, राइट। केस 2 लेके देखता हूँ। अगर मैंने दूसरा केस लिया, इफ r इज इक्वल टू 1/2, और अगर मैं इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 70। अगर मैं r की वैल्यू 1/2 रखूं तो ये बन जाएगी a इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से a कितना आ गया, a आ जाएगा आपका 10 इंटू 4, दिस विल बी 40, राइट। तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा a r, तो a इंटू r ये आ गया 20, और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा a r स्क्वायर, मतलब c आ जाएगा हमारा 10। तो चलिए c माइनस a का मॉड निकालते हैं। तो यहाँ पहले केस से c माइनस a कितना आ जाएगा, c माइनस a विल बी 30, और दूसरे केस से c माइनस a का मॉड कितना हो जाएगा, 10 माइनस 40 का मॉड, क्या यहाँ से भी 30 आ रहा है। दोनों केसेस से क्या आएंगे आपके, c माइनस a की वैल्यू 30, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम डिक्टो क्लास नोट्स है। बोला गया एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100C50। तो मैंने याद करो आपको बताया था क्लास में, अगर 100 फैक्टोरियल में अगर मुझे 7 का एक्सपोनेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100/7 का GIF प्लस 100/7 स्क्वायर का GIF प्लस 100/7 क्यूब का GIF एंड सो ऑन। क्या ये सारे टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें करना क्या था, 100C50 में क्या ये हो जाएगा 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में 7 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 100/7 का GIF यहाँ से कितना आ जाएगा 14, और ये आ जाएगा आपका 49, ये आ जाएगा 2, तो टोटल यहाँ पे 16 आए। 100 फैक्टोरियल में 7 का एक्सपोनेंट 16 आया, और 50 फैक्टोरियल में चेक कर लेते हैं। 50 फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, 50/7 का GIF प्लस 50/7 स्क्वायर का GIF। हाई टर्म्स में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका GIF 0 होने जाएगा। तो यहाँ से कितना आने वाला है, 7 + 1 8। तो क्या 50 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 8 और 8 क्या टोटल 16 हो जाएंगे। यहाँ पे 16 टर्म्स आ जाएंगे और ऊपर भी 16 टर्म्स आ जाएंगे। क्या सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो 16 - 16 कितना बच जाएगा, 0। तो ऐसा 7 का एक्सपोनेंट 100C50 में 0 होंगे। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल सवाल, बोर्ड लेवल सवाल है ये। बोला गया sin x इज इक्वल टू -½ इसके दो सॉल्यूशन अल्फा बीटा। तो sin x इज इक्वल टू -½ कब आता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x कितना आ जाएगा, एक पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6, दूसरा आ जाएगा 11π/6, ठीक है। तो वैसे ही अल्फा और गेमा बोला गया है किसके सॉल्यूशन से, cos x इज इक्वल टू -√3/2। तो cos x निगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, -3/2। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कितना हो जाएगा, π/6, राइट। तो इसके दो आंसर्स आ जाएंगे 5π/6 और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 7π/6, राइट।
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब बोला गया है अल्फा और गैमा, अल्फा की वैल्यू ये आ गई और बीटा की वैल्यू, अल्फा ये है और बीटा ये है हमारा, है ना। और cos x के सॉल्यूशन में आपका cos x की वैल्यू आ रही है 5π/6, 7π/6, राइट। तो यहां से गैमा हो जाएगा 5π/6, बीटा कितना हो जाएगा आपका 11π/6, राइट। और आपका अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 7π/6। अल्फा बीटा गैमा क्या तीनों आ चुके हैं हमारे पास, क्या तीनों आ चुके हैं? 7π/6 दोनों मैच कर रहा है, इसलिए मैंने इसको अल्फा एज्यूम किया क्योंकि उसने बोला कि अल्फा दोनों में कॉमन है, राइट। तो अब तो सिंपल हो गया, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 11π/6 प्लस 7π/6, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 3π। और बोला गया बीटा माइनस गैमा के मॉड से मुझे डिवाइड करना है, तो बीटा माइनस गैमा कितना हो जाएगा, बीटा माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा आपका 6π/6, मतलब पाई आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो जब आप लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 3, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का बॉक्स प्रोडक्ट, और इंटीग्रेशन मुझे करना है 0 से लेके पाई तक। एग्जैक्ट आपको अगर याद होगा तो एग्जैक्ट मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवा चुका है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये GF कैसे ओपन होगा, है ना। तो याद कीजिए, अगर मैं साइन एक्स मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई एज्यूम कर लूँ, तो सबसे पहले आपको इसका रेंज निकालना होगा। रेंज कैसे निकालोगे, या तो आप इसको डिफाइन कर लो, चारों क्वाड्रेंट में आप इसको डिफाइन कर लो, और दूसरा तरीका क्या, स्क्वायरिंग कर लो। तो स्क्वायरिंग करते ही क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन 2x का मॉड बन जाएगा, a² + b² + 2ab। तो साइन 2x का मॉड, तो ऐसा सोचिए y² का रेंज क्या हो गया, y² बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है ना। तो y की रेंज क्या आ जाएगी, अगर आप रूट लोगे तो y की रेंज आ जाएगी 1 से लेके √2, और 1 से लेके √2 के बीच में GF अपने को क्या देगा, 1 देगा। तो इंटीग्रेशन मुझे क्या करना था, दरअसल 0 से लेकर पाई तक 1 का इंटीग्रेशन करना है मुझे, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन x और लिमिट पुट कर लो 0 से लेकर पाई, तो आंसर आ जाएगा पाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आप जब भी लिमिट का सवाल आपके पास आता है तो पहले क्या कर लो, आप फॉर्म चेक कर लो। फॉर्म कैसे चेक करोगे, लिमिट की वैल्यू जो है, सॉरी जो x जो 0 को टेंड कर रहा है उसको यहाँ रख के चेक कर लो। तो क्या ये फॉर्म बन जा रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, t की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, और मैंने क्या बोला था, इस पावर को आप बाहर कर लो और अंदर जो इनपुट है उससे एक सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बन जाएगा sec x + 10x - 1। अब हम क्या करेंगे, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लॉपिटल यूज भी कर सकते हैं, है ना। अगर मैं डायरेक्ट लॉपिटल यूज कर सकता हूँ क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिटल यूज करने पे नीचे 1 बन जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec² x। अब क्या डायरेक्ट आप लिमिट x की वैल्यू रख सकते हो 0, तो ये बन जाएगा e की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा e की पावर 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस 10x/3 + 2 10x। तो थोड़ी देर के लिए क्या मैं 10x को t एज्यूम कर लूँ क्या, याद करिए मैंने क्लास में बोला था अगर कोई चीज़ बहुत बार दिखे तो आप उसे t एज्यूम कर सकते हो और क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि x का रेंज दे रखा है 0 से π/2, तो क्या t हो जाएगा 0 से लेकर इन्फानाइट तक, है ना। क्योंकि x 0 से लेकर π/2 है तो 10x 0 से लेकर इन्फानाइट तक जाएगा, तो t हमारा हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो क्या ये बन जाएगा फंक्शन y = t/3 + 2t,
क्या लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज निकालना जानते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा 3y प्लस 2ty इज इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ से t कितनी आ गई, t आ गई 3y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y, राइट। तो यहाँ से y की रेंज क्या आ गई, y की रेंज आ गई 0 टू, क्योंकि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से आप इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लो। मैंने ओरिजिनल कंडीशन को यूज़ किया, t बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो आप इसमें अगर आप वी कर्व लगाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, वी कर्व का यूज़ कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या 0 से 1, हाँ 1/2 तक आया। 1/2 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि 1/2 रखते ही क्या ये t इन्फाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो 1/2 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, तो हमारा रेंज आ गया 0 से लेके 1/2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खास बात इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, तो मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब थोड़ा अच्छे से अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, d ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, वाई स्क्वायर, राइट। कैसे मुझे पता चला, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x, और वाई स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, प्लस नेक्स्ट आप वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y dy और साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। तो क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा 2x dx। क्या अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लूँ, इंटीग्रेट करते ही क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर, है ना। और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, प्लस सी, सिंपल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने मार्क किया क्योंकि जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बार बार देखे गए हैं, राइट। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल, एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा, दूसरा मेथड अपने पास ऑलरेडी है। अगर आप टेबल बना लेते हैं पी क्यू के और सबके ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ टेबल आपको पता ही है, तो क्या कर लो, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट। अब यहाँ पे आप नेगेशन पी बना लो, नेगेशन क्यू बना लो और सारे अकॉर्डिंगली इसको फिल कर लो। दूसरा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप नेगेशन पूछा गया है, नेगेशन अगर मैं इस पूरे का नेगेशन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू, और का नेगेशन इधर क्या हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसको बाहर ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इस पे नेगेशन जाएगा और इधर आ जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नॉट क्यू, राइट। अब क्या यह नेगेशन इस पे इंप्लीमेंट होगा, राइट। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और क्यू का नेगेशन नेगेशन ऑफ क्यू, राइट। एंड अब इस पे नेगेशन लोगे तो अब क्या आ जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू मतलब क्यू। तो इस हिसाब से ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, राइट। तो ये अपना सेकंड मेथड हो गया। अगर आप ऐसे इस मेथड को यूज करते हैं तो आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, दरअसल हमें चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और लिमिट की वैल्यू निकालनी है 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। चलिए कोई बात नहीं, देखिए फंक्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फंक्शन क्या दिया गया है, e की पावर बॉक्स x प्लस मॉड x माइनस 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स x प्लस मॉड x, राइट।
ये कब दिया गया? जब x 0 के समान नहीं होता, राइट। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए क्या हमें चेक करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, और एक क्या फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। ए एफ क्यू मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे निकालनी है। तो अगर x 0 से हल्का कम है तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा? e की पावर बॉक्स x, यह हो जाएगा e की पावर बॉक्स ऑफ 0 से अगर कोई वैल्यू कम होती है तो ये क्या हो जाएगा? -1। यहाँ अगर आप 0 रखेंगे तो 0, राइट। अच्छा, ये -1 दरअसल पावर में नहीं है, ये आगे लिखा हुआ है। ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय बॉक्स x की वैल्यू फिर से -1 प्लस 0। तो वैल्यू क्या आ गई? e की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 मतलब ये आ गया 1 माइनस 1 बाई ई, राइट। अगर मैं वैसे ही राइट हैंड लिमिट निकालूं तो फिर से बॉक्स x क्या हो जाएगा? e की पावर बॉक्स x तो 0, मॉड x ये भी 0, राइट। आगे -1 डिवाइडेड बाय बॉक्स x मतलब 0 प्लस 0 मतलब क्या? ये 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। तो 0/0 फॉर्म हमें पता है इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग यूज़ करते हैं e लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। स्पेशल लिमिट हमें याद होनी चाहिए। मैं कैसे, अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, राइट। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो e की पावर 0 अगर यहाँ इसको मैं थोड़ी देर के लिए p मान लूँ क्या, तो क्या डिनोमिनेटर में भी p है? तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0 क्या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच नहीं कर रहे, मतलब फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है 0 पर। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं इस हिसाब से। राइट हैंड लिमिट 1 है तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बेसिक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या कर लो? कॉमन निकल जाएगा डिनोमिनेटर से x, है ना। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर 1 लिखा हुआ है मतलब 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 माइनस एक्स, है ना। x प्लस 1 माइनस एक्स लिखा डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 dx। अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln मॉड x माइनस ln x प्लस 1, राइट, प्लस c। तो ln a माइनस ln b का प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। तो ये बन जाएगा ln a अपॉन b प्लस c। तो हमारा fx क्या हो जाएगा? fx हमारा आ जाएगा fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, राइट। तो अब पूछा क्या गया है? अब पूछा गया fx का रेंज। थोड़ी देर पहले भी एक सवाल कर चुके हैं हम लोग, लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज निकाल चुके हैं, राइट। तो लीनियर अपॉन लीनियर में क्या करते हैं हम लोग? इसको y एज्यूम कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लीजिए? x निकाल लीजिए। तो जब आप x निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। x आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई, राइट, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि ln x है और ln x प्लस 1 है तो क्या x 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। दूसरा कंडीशन x प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन -1। तो दोनों से कॉमन क्या हुआ? x शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? दिस शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से रेंज क्या आ जाएगी? अगर आप फिर से आप वेवी कर्व निकालोगे, लगाओगे, तो यहाँ से रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू, हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1, सॉरी 0 and 1 आप यहाँ नहीं रख सकते। इसका रेंज आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 and 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि आपको x का रेंज यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आइए पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इन्होंने
हमें वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है एंड वेक्टर सी दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हमारे सीट में भी है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि आर क्रॉस ए की वैल्यू है बी वेक्टर एंड आर डॉट सी है, आर डॉट सी की वैल्यू है 3। अब आर वेक्टर पूछा गया, तो अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, क्या अगर मैं दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ सी के साथ, क्यों लिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आर डॉट सी का टर्म आएगा, और मेरे पास ऑलरेडी आर डॉट सी के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। तो मैंने यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में लिखा बी क्रॉस सी, तो अब ये क्या हो जाएगा, आर डॉट सी, ठीक है, इंटू ए वेक्टर, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, माइनस अब क्या हो जाएगा ए डॉट सी इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, राइट। क्या बी क्रॉस सी, बी वेक्टर पता है मुझे, सी वेक्टर पता है, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे बी क्रॉस सी का, तो बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, आई जे के 1 माइनस 2 1 और ये है 1 1 माइनस 1, राइट। तो आई कैप का टर्म क्या हो जाएगा, दिस 2 माइनस 1, तो ये आ गया आई कैप, जे कैप के क्या साथ क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस 2 और ये प्लस 2 जे कैप, के कैप के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 के कैप, तो ये आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, राइट। आर डॉट सी मुझे पता है 3 है ना, और ए की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, तो यहाँ 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट, और माइनस ए डॉट सी, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ ए डॉट सी का, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 4, मतलब ये आ गया 1, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट। तो यहाँ से आर वेक्टर को आप सेपरेट कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 6 आई कैप, तो ये आ गया 5 आई कैप, 9 माइनस 2 तो ये आ जाएगा प्लस 7j कैप, 12 माइनस 3 तो ये बन जाएगा प्लस 9k कैप, राइट। आर वेक्टर आ चुका है। अब आप मॉड निकाल लीजिए, मॉड कैसे निकालते हैं, बस अंडर द रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, कितनी आ जाएगा अंडर रूट 81 प्लस 25 प्लस 49, ये आ गया अंडर रूट 155, राइट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू 2,1 इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट ए एंड बी, ठीक है। चलिए कोई कॉर्ड है, ठीक है, 2,1 से पास करती है, कोई बात नहीं, एट ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर दिया, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड ए एंड बी ऑन द हाइपरबोला इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकस का सवाल है जो, तो मैंने क्या बोला था, पॉइंट को h कोमा के मान ले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो अब h कोमा के आपने मान लिया, तो अब ए बी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, याद कीजिए, अगर अब पॉइंट उसी पर लाई करते हैं हम लोग, क्या इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्योंकि h कोमा के किस पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे, और हाइपरबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग x1 में बदलते हैं, वाई स्क्वायर को y1 में, है ना, x को x प्लस x1/2, सिमिलरली y को y प्लस y1/2 में, याद आ रहा होगा आपको। तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं x इंटू h/16 माइनस y इंटू k/9 इज इक्वल टू 1, क्या हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या यह जो हमने इक्वेशन लिखा है, ठीक है, क्या यह इस पॉइंट से पास कर रही है 2,1 से, तो 2,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। तो अगर मैं 2,1 यहाँ रख दूँ तो क्या ये बन जाएगा 2h/16, मतलब ये बन गया h/8 माइनस k/9 इज इक्वल टू 1, राइट। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, h को जब भी लोकस निकालते हैं तो h को x से रिप्लेस कर देते हैं, k को y से, तो ये बन जाएगा x/8 माइनस y/9 इज इक्वल टू 1, तो सॉल्व करेंगे तो अब क्या आ जाएगा 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 72, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, बस आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन कैसे कर लो आप, प्रॉपर्टी लगा लो आप, या फिर डायरेक्ट ओपन कर लो। मैं प्रॉपर्टी क्या लगा रहा हूँ, कॉलम 3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉस थीटा -1 कॉस 2 थीटा 4 2 7, कॉलम 3 में ऐड कर दिया दिस प्लस दिस, तो यहाँ 0 7 और 7, क्या यहाँ से 7 बाहर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यह बन जाएगा 7 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 इंटू 7 कॉस 2 थीटा माइनस 6 प्लस 7 कॉस 2 थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली क्या कर लो आप, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहां जहां ये दिख रहा है आपको, तो जैसे आप रखोगे तो एक कॉस में क्वाड्रेटिक दिख जाएगी, ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या किया 7 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो श्रीधराचार्य मेथड लगा के, ये क्या बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाएगा 65/8। ठीक है, अब क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से -1 से कम तो हो नहीं सकती, तो ये नेगेटिव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, केस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस रूट 65/8। राइट, अब क्या यह वैल्यू कॉस की पॉजिटिव है, तो 0 से 2 पाई में ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, या 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। बोला गया बॉक्स कंटेन्स x रेड बॉल्स एंड 10 ब्लैक बॉल्स, तो पहले कंडीशन लगा लेते हैं x शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, और 10 बॉल्स है, तो टोटल कितने हो गए x प्लस 10। 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ बॉल निकाला जा रहा है। If the probability of choosing 3 balls is equal to the probability of choosing 2 red and 1 black ball, कुछ नहीं, तो सिंपल है, 3 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो रेड ऑब्वियस सी बात है, टोटल केस कितने हो जाएंगे 10 प्लस XC3, 3 उठाने के तरीके। अब 3 रेड बॉल हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी XC3, तो जैसे ही मैंने XC3 लिखा है तो आप कंडीशन लगा लीजिए x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नहीं तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। ठीक है, दूसरा मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक, टोटल केस तो सेम ही रहेंगे, क्या 10 प्लस XC3। ठीक है, 2 रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी XC2 इंटू 10C1, यहाँ x 2 से बड़ा होना चाहिए, ऑलरेडी ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब क्या आप कुछ नहीं करना, आपको दोनों को इक्वेट कर देना है, तो क्या ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। राइट, तो इसका मतलब XC3 किसके इक्वल हो गया XC2 इंटू 10C1 मतलब 10। राइट, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका XC3, x फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यहाँ 3, और यहाँ x माइनस 3 का फैक्टोरियल। राइट, और यहाँ x माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो x माइनस 2 रह जाएगा क्या। राइट, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 30 आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 30, मतलब x आ गया हमारा 32। तो उसने पूछा पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया था इक्वेशन ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो पहले समझिए कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया, लेट्स से ABC। राइट, मुझे इसका एक्सटर्नल, इसका अगर मैं यहाँ से इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो क्या ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, अल्फा और अल्फा मान लूँ। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, तो अगर इसका मुझे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा,
और लेट से मैंने एज्यूम कर लिया अगर ये बीटा है तो यह भी बीटा है, तो यही अपना एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट। तो उसी का इक्वेशन निकालना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या कर लो, थोड़ा ऑब्जर्व कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए बी मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √10, राइट। और ए सी अगर आप निकालोगे तो ए सी कितनी आएगी, ऑब्वियसली ये दोनों देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी √10 आया, मतलब क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर आप ए के थ्रू अगर आप मीडियन ड्रॉ करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और ए बी और ए सी इक्वल है, तो अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो क्या यह दो इक्वल में पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। और क्या यह दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसका अगर आप मिड पॉइंट निकालते हो, ठीक है, लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो मिड पॉइंट बी सी का कितना आ जाएगा, बी मुझे पॉइंट पता है 2,3, सी पॉइंट आ जाएगा 6,5, तो ये आ गया 4,4, हमारा क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, राइट। इसको लेट से मान लेते हैं x, तो ए एक्स का अगर मैं स्लोप निकालूँ, ठीक है, स्लोप निकालूँ तो स्लोप कितना निकल जाएगा, स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा 2/-1 मतलब -2, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो BAC जो है उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का स्लोप कितना आ जाएगा, क्या 1/2 आ जाएगा, m1 m2 इक्वल टू -1 से। तो अब मुझे क्या करना है, अब इक्वेशन एक तो निकालना है, ठीक है। और मेरे पास पॉइंट क्या है ऑलरेडी 5,2 मेरे पास पॉइंट है, स्लोप आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा y माइनस y1 मतलब 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो आप जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आना चाहिए x माइनस 2y, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराबोला का अच्छा सवाल है, वैसे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा सवाल को। बोला गया है हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है P एंड Q, राइट, बोथ आर वेरिएबल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो हम लोग लिखते हैं उस a की वैल्यू मैंने लिखी है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक पॉइंट पता है, याद करिए मैंने बताया था आपको 80 स्क्वायर 280, राइट। तो a हमारा 4 है, तो मैं क्या पॉइंट ले सकता हूँ 40 स्क्वायर 80, और क्या किसी न किसी t के लिए पॉइंट p आया होगा और किसी अलग t के लिए पॉइंट q आया होगा। तो लेट से पॉइंट p t1 के लिए मान लेता हूँ और पॉइंट q जो है वो t2 के लिए मान लेता हूँ, राइट। पॉइंट p और q आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या T1 4B के इक्वल है, मतलब T1 किसके इक्वल B/2, और क्या T2 जो है वो -16/B के इक्वल, मतलब T2 कितना आ गया -2/B, राइट। अब क्या आपको T1 और T2 में कोई रिलेशन दिख रहा है, क्या T1 T2 किसके बराबर आ गया -1, कुछ याद आया आपको, अगर T1 T2 -1 होता है मतलब ये कॉर्ड क्या हुआ, यह कोड फोकल कोड हुआ। क्या हमें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगर फोकल कोड हुआ तो ऑब्वियसली ये फोकस से पास करेगी, और इसका फोकस कहाँ पे है a,0, राइट। तो a हमने 4 पहले ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो फोकस आ जाएगा 4,0। अब उन्होंने क्या पूछा, एक फिक्स पॉइंट से पास करती है अल्फा, बीटा, तो अल्फा 4 बीटा 0, तो अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल लीजिए, अल्फा माइनस बीटा 4, राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 3D का सवाल है। बोला गया एक प्लेन
1 1 1 से पास करती है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर है मतलब आपको नॉर्मल वेक्टर पता चल जाएगा। कैसे निकालते हैं नॉर्मल वेक्टर? क्या क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो मैं क्या लिख लूँगा 2 - 1 2 3 6 - 2। तो अगर आप नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 2 माइनस दिस, तो -10 i कैप, राइट, -j कैप, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 -6 + 10 j कैप, और अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो -4 - 6, और ये आ जाएगा आपका -12 -3 -15 और +15 के है, राइट। और बोला गया ये प्लेन जो है इससे पास भी करती है, तो क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट? कैसे लिखते हैं? -10 × x माइनस क्या हो जाएगा 1 +10 × x सॉरी y - 1 +15 × z - 1 = 0। क्या 5 से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x - 1 + 2 टाइम्स ऑफ y - 1 3 टाइम्स ऑफ z - 1 = 0, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x, और ये क्या बन जाएगा -2y -3z, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपका -2 और +2 कैंसिल -3, राइट। तो ये बन जाएगा +3 = 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि कोई कैलकुलेशन एरर ना आ जाए। ये बन जाएगी -2x + 2 + 2y - 2 + 3z - 3 = 0, राइट। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये बन जाएगा आपका कितना आ गया -1 -2x + 2 + 2y - 2 + 3z - 3 = 0। तो इक्वेशन आ जाएगा 2x - 2y 3y, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो +3 = 0, सही है। तो पूछा गया इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, अब तो डिस्टेंस फार्मूला का सवाल हो गया। तो अब इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? mod of ax1 + by1 + cz + d अपॉन √a² + b² + c²। तो पहले अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 + 4 8 और 9 आपका 17, और ये पॉइंट कितना हो जाएगी 2 × 1 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 4 -3 और -9 + 3, राइट। तो आ गया -13 + 5 तो 8 मॉडल हो गए। अब तो 8/√17 इतने आंसर आएंगे। तो बोला गया है, पूछा गया 34 k² की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर मैं इसको k मानता हूँ तो k² कितना हो जाएगा 64/17, और आप 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 128। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये k की वैल्यू पूछी गई है 34 k²। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही सिंपल सा सवाल। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो बेसिकली आपको आसानी पड़ेगी। तो बोला गया है Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए मान लेते हैं ABC जो है एक ऑर्डर में लिखिएगा। तो Z1 Z2 Z3, ऑब्वियसली मैंने यहाँ Z3 माना है तो ये एंगल C ही रहेगा, राइट। तो याद कीजिए, अगर मैंने क्या बताया था Z1 Z2 Z3 Z4, और अगर ये एंगल अल्फा है तो हम लोग कैसे लिखते हैं Z1 - Z2 अपॉन mod Z1 - Z2, हमेशा यूनिट वेक्टर के लिए रोटेशन यूज कीजिएगा, ठीक है, = e⁻α इंटू Z3 - Z4 अपॉन mod ऑफ Z3 - Z4, ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए लिख रहा हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, इसको रोटेट कर दूंगा इस तरफ। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या यह दोनों तो इक्वल होंगे।
अगर यह x है तो यह x है, तो क्या यह भी √2x हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, और मैं इतना एंगल घूम गया हूँ, कितना एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये e की पावर आयोटा π/4, ठीक है। तो ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। क्या आपको यह पता है कि यह अगर Z3 माइनस Z2x है तो यह √2x है, तो यह कितना आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू √2 e की पावर आयोटा π/4, राइट, पहला इक्वेशन। वैसे ही अगर आप Z3 Z1 को यूज करेंगे, ठीक है, Z3 Z1 और Z2 Z1 अगर आप इसको यूज करेंगे तो फिर से एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 1/√2 e की पावर आयोटा π/4। क्या ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आपको दिख रहा होगा Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, दोनों को डिवाइड करना होगा, दोनों इक्वेशन को। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3, राइट। और दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 मतलब 2, क्योंकि ये दोनों टर्म तो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल सा सवाल है, सर्कल का सवाल। देखिए बोला गया एक सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर का है 1,2, लेट से कहीं यहाँ मान लेते हैं, रेडियस कितना है √1² प्लस 2² माइनस ऑफ -20, मतलब कितना आ गया 25 का रूट 5 आ गया। तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, राइट, और इसका सेंटर है 1,2 पे। अब बोला गया है b 1,7, 1,7 मतलब अगर ये 2 हाइट है, रेडियस 5 है, तो ऑब्वियसली एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मुझे पता चल गया, टेंजेंट का y = 7, और 4,-2 क्या यहाँ होगा, क्योंकि ये रेडियस 3 है, सॉरी ये हाइट 3 है टोटल, ये तो पॉइंट कहीं यहाँ होगी। तो अगर आप यह लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, इस दोनों का इक्वेशन पहले फाइंड आउट करना होगा। तो y = 7 ऑलरेडी मुझे एक का इक्वेशन पता है, और 4,-2 इसका इक्वेशन लिखना है। तो अगर मैंने बोला था अगर पॉइंट सर्कल पे हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, टेंजेंट का t = 0, x² को xx1 प्लस y² को yy1, ठीक है, -2 इंटू x को x प्लस x1/2, राइट, और y को किसमें बदलोगे, y प्लस y1/2 -20 = 0। जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपको मिल जाएगी 3x - 4y = 20। क्या दोनों इक्वेशन पता है, ठीक है। तो यह पॉइंट कितना आ गई, यह पॉइंट आ गई 7, एक तो y इसका 7 है, तो y में अगर मैं 7 रखूँ तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 28 बाई कितना हो जाएगा 7। अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 28 और 48 एंड 116, ये पॉइंट आ गया। उन्होंने बोला ये पॉइंट C है, ABCD बोला गया। अब यह पॉइंट A मान लेते हैं, यह पॉइंट B, सॉरी यह पॉइंट D है, सॉरी, और यह पॉइंट D है, सेंटर A है। तो अब बोला गया पेरीमीटर पूछा गया है, राइट। थोड़ा मैं मार्क कर लेता हूँ अच्छे से, क्या यही क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, राइट। तो अगर यह R है तो यह भी R है। क्या अगर मैं इसको x मान लूँ तो यह भी x है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ दोनों सेम होगा, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा 2r + 2x। r मुझे ऑलरेडी पता है 5, तो ये 10 आ गया। 2 × x निकालना होगा, तो x डिस्टेंस निकाल लो आप, ये ठीक है। तो यह डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 15, राइट। तो यहाँ 15 पुट कर ले,
टोटल आंसर कितना आ गया, टोटल आ गया यूनिट 40। तो आंसर आ गया आपका 40 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आने के चांसेस बनते हैं। चलिए ये सॉल्व करते हैं। बोला गया कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, तो क्या कर ले आप एक्सपेंड कर ले और आपको कॉफिशिएंट कलेक्ट करना होगा। तो 2 + x का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x³ + a³ + b³ + 3a² b + 3ab², 6x² + 12x। वैसे ही अगर आप a + b इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो x² + 9 + 6x। फाइनली क्या होगा, इसका क्यूब खोलोगे तो x³ + 25 + 15x² + 75x, राइट। अब आप कलेक्ट करते जाओ, मल्टीप्लाई करते एक एक करके जाओ। x³ इसके साथ मल्टीप्लाई किया x की पावर 5, और किसे मल्टीप्लाई करना होगा x की पावर 6 के लिए, ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोफिशिएंट आया 75, राइट। दूसरा क्या कर सकते हो, इसको यूज़ किया, कांस्टेंट को यूज़ किया x³, तो यहाँ से 9 आया, राइट। इसको यूज़ कर लो 6x, मतलब x की पावर 4 आ चुका है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90। 8 कांस्टेंट को यूज़ करोगे तो इसको यूज़ करना होगा, और x की पावर है नहीं तो पॉसिबल है नहीं, कांस्टेंट के केस में कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। 6x² के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6, और यहाँ 50 फिर से क्या 90 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या x की पावर 6 आएगा। ऐसे सारे केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। 6x², 6x और x³, क्या यहाँ से 36 आ गया। 6x² और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 12x पे चलते हैं। क्या यहाँ से क्यूब और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या 12 आ जाएगा। 12x x के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो x वाला टर्म, यहाँ मुझे x की पावर 5 का टर्म चाहिए होगा, तभी x की पावर 6 आएगा, पॉसिबल है नहीं। 12x को 6x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² का टर्म मिला, यहाँ x की पावर 4 का टर्म चाहिए होगा, वो तो है नहीं, पॉसिबल है नहीं। तो इसी का आपको सम निकालना होगा। कितने हो गए 180 प्लस कितने हो गए, ये आप क्या हो गए 48, और ये कितने हो गए आपके 84, राइट। तो ये आ गया 312 आया आपका k की वैल्यू। पूछा गया है k/100, तो k/100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.12। आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं। क्या कर लो आप, बहुत सारे तरीके हैं। या तो कॉस इनवर्स को इधर ले जाओ, तो आप ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2√15/mod x, राइट, इज इक्वल टू 14/mod x। अब क्या इसको आप क्या कर लो, थीटा मान लो। तो क्या थीटा मानते ही आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और मुझे क्या साइन इनवर्स जिसकी वैल्यू थीटा है, तो साइन थीटा कितनी आ गई 2√15/mod x। तो यहाँ से क्या कॉस थीटा आ जाएगी, कॉस थीटा इससे आप निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर लो। कॉस थीटा कितनी आ जाएगी, √1 - 2√15/mod x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14/mod x, राइट। स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 × 15 60/mod x इज इक्वल टू 14² 196/mod x का स्क्वायर। ये कितना आ गया 1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 256/mod x का स्क्वायर। तो mod x का स्क्वायर कितना आ गया, mod x का स्क्वायर इज इक्वल टू 256, मतलब mod x इज इक्वल टू 16। -16 हो नहीं सकता क्योंकि mod x ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो mod x आ गया हमारा 16। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी x की 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मैट्रिसेस का सवाल। ये पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज क्या A की मैट्रिक्स के बराबर होगा, है ना। अगर मैं यहाँ सारे एलिमेंट्स को मार्क कर लूँ, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ध्यान दीजिएगा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A21 और A12 दोनों इक्वल, A13 और A31 इक्वल होंगे, और A23 और A32 इक्वल होंगे, राइट।
अब बोला गया है एंट्री स्लिप 1 और 2 होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स के सम 5 होने चाहिए। सोचिए 1 और 2 यूज करके सम 5 कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली 1, 2 और 2 यूज करना होगा। अब 1, 2 और 2 के डायगोनल में मुझे बिठाने के 3 तरीके और 3 स्लॉट है ना? तो कितने तरीके से आप बिठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। कितने तरीके हुए? 3 तरीके। अब सोचिए आप 1 और 2 को आपको प्लेस करना है। अगर आपने A12 के जगह आपने किसी नंबर को रखा, लेट से ऑब्वियसली 1 या 2 रखेंगे, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली A21 के जगह पे वही नंबर फिक्स हो जाएगा। लेट से आपने यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। तो ऐसे A12 के जगह पे 1 और 2 क्या 2 पॉसिबिलिटी, राइट? वैसे ही A13 के जगह पे भी 2 पॉसिबिलिटी और A23 के जगह पे रखने में भी 2 पॉसिबिलिटी, है ना? तो आपस में टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हुए? 8 इंटू 3 24। अच्छा सवाल है, सिंपल लेकिन अच्छा सवाल। 24 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। ऐसे कई बार मीन्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और पिछला जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था। जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। बोला गया मीन हमें दे रखा है ना? टोटल ऑब्जर्वेशन से 40 है ना? टोटल इन्होंने दिए रखा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन 40 है। मीन दे रखा है मतलब एक्स बार दे रखा है कितना? 20। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है मतलब मुझे सिग्मा दे रखा है क्या? 5 है। तो आपको फॉर्मूला पता है सिग्मा, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और पिछले पेपर में भी सॉल्व करते हुए बताया था। सिग्मा क्या होता है? समेशन xi स्क्वायर बाई n, है ना, माइनस समेशन x बाई, सॉरी क्या होता है यहाँ पे? xi बाई n का स्क्वायर। मतलब ये क्या हो जाएगा? xi बाई n। ये दरअसल लिखा हुआ है क्या हो जाएगा? समेशन xi स्क्वायर बाई n, सॉरी यहाँ पे समेशन xi स्क्वायर बाई n माइनस ये क्या हो जाएगा? x बार का स्क्वायर होता है। दरअसल ये मीन होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या मुझे क्या पूछा गया? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज की, ठीक है? तो मुझे सिग्मा पता है 5 है, एक्स बार पता है कितना है? एक्स बार मुझे पता है 20, राइट? एन पता है 40। क्या वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर कर लीजिए तो कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 25 माइनस कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर 400। तो समेशन xi स्क्वायर आ जाएगा आपका 40 से आप मल्टीप्लाई भी कर लोगे तो 17,000 आ जाएगी, राइट? तो k की वैल्यू आ गई, k बाई 1000 कितनी आ गई? 17। आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आखिरी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं, अगर आपको याद होगा तो in और in-2 in-1 में रिलेशन फाइंड आउट करना, राइट? क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, d2x³ बाई dx स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है? मतलब डबल डिफ्रेंशिएट करना है मुझे। अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फिर क्या लिखूंगा? 3x स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना तो मैं यह प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ, राइट? ना अगर मैं इस in को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है, मतलब अगर मैं यह n है तो यह n-1 है, तो इसलिए मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं। तो यह प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा? x की पावर n-1 टू n ln x हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 ln x, ठीक है? प्लस थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, स्पेस लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार मैंने अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या बन जाएगा? n x की पावर n-1 ln x प्लस प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ, ln x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x, तो ये बन जाएगा x की पावर n-1, राइट? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या यह n हो जाएगा? फिर नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो n-2, ठीक है, n-3। तो अगर आप n बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका?
सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा जो आई एन सॉल्व होके आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, राइट, प्लस n इंटू क्या in-1 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ n है, क्या ये in-1 दिख रहा है आपको? क्या यह in-1 है? तो समझ में आ रहा होगा। अगर यह in है तो in-1 ही तो है ये, तो मैंने in-1 और ये n लिख दिया, जनरलाइज कर दिया, और यहाँ n-1 का फैक्टोरियल लिखा, राइट। तो अगर आप i7 माइनस 7i6 निकालना चाहोगे तो क्या करना होगा आपको? n को क्या पुट करना होगा? n को ऑब्वियसली 7 पुट करना होगा। अगर मैं n को 7 पुट करता हूँ तो ये i7 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू i6, राइट। अब i7 माइनस i7 टाइम्स ऑफ i6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 फैक्टोरियल, मतलब नहीं 720, और पूछा गया है 1/50 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1/50 720/50 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आ जाएगा आपका 3 2 6 30 16.4, राइट। तो हमारा चैप्टर मतलब पेपर नंबर 46 यहीं पे समाप्त होता हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी हम लोग रखेंगे नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।